हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन और बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करते हुए हम भारतीय बाजारों में। कल दरअसल आपने नोटिस करा होगा, शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद दिन के शुरुआती लोस से एक बढ़िया रिकवरी आई थी। एक आउट परफॉर्मेंस था इंडियन इक्विटीज में। आधे % के उछाल के साथ निफ्टी कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। कल ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं थे, तब वो आउट परफॉर्मेंस था, और आज तो ग्लोबल क्यूज कंड्यूसिव है। कल यूएस में दरअसल वापस तेजी लौटी 2 दिनों के प्रेशर के बाद, और इनफैक्ट आज सुबह के फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। आज शाम से एफओएमसी की, यानी कि यूएस में जो ब्याज दरें सेट करने वाली कमेटी है, उसकी बैठक की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। जेरोमी पॉवेल साहब की लास्ट स्पीच के बाद और यूएस में जो अगस्त इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी और बढ़ी। पर उन सब के बीच में आप देख रहे हैं यूएस में उस मीट से पहले तेजी। तो हम तो वैसे ही आउट परफॉर्म कर रहे थे, ग्लोबल क्यूज थोड़े से और कंड्यूसिव हो गए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर निफ्टी आएगा, एक 1.25% के गेन्स, 215 अंकों की मजबूती, 17,800 के कन्विंसिंगली ऊपर। काफी देर से हम लोग कंसोलिडेट करते हुए। निफ्टी बैंक फिर से आउट परफॉर्म कर रहा है। आज निफ्टी बैंक, आईटी दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और इनफैक्ट चौतरफा खरीदारी करने का मूड। तो बढ़िया अपटेक्स, बढ़िया मंगलवार की मंगल शुरुआत आपकी स्क्रीन पर। वीरू, ये चर्चा भी हो रही थी, कल डेटा सपोर्टिव था, कल मोमेंटम हमने आउट परफॉर्मेंस का इंडिकेशंस दे दिए थे, और हमारी सुबह की कमेंट्री में चर्चा में निकल के भी आया था कि मन तो तेजी का ही बनना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स होंगे जिसको आप कीनली वॉच आउट करना चाहते थे। अब 45 मिनट्स डाउन द लाइन कंटिन्यूस सेशन के कैसा प्लेस नजर आ रहा है निफ्टी बैंक? जी हाँ, देखिए आशीष, मैंने आपको कहा था कि सेशन बाय सेशन आपको अप्रोच करना होगा। 734, 777, 810 बाइसेक्ट हुआ तो 854 तक का लेवल मिल जाएगा। 810 बाइसेक्ट हुआ मतलब 810 पार हुआ तो हमारा आज का इंट्राडे हाई, आप यकीन मानिए आशीष, जरा डायरेक्टर साहब चार्ट लेके आइएगा, इंट्राडे हाई है करीब करीब 17,744 का। देखिए आशीष, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रैप भी हुआ है यहाँ पे, जो लोग शॉर्ट थे वो थोड़ा ट्रैप भी हुए हैं। तो ये स्विंग आपको कहीं भी अगर आप देखें ऊपर की तरफ ले जा सकता है 18,854 और 18,887। डेटा को समझिए आशीष, 18,800 के ऊपर जिस कॉल राइटर ने कल एग्जिट किया था वो था 17,900 का कॉल राइटर, यानी आपके पास वहां तक जाने का स्कोप है। लेकिन वो पॉइंट क्या है जो अगला थ्रस्ट जनरेट करेगा? याद रखिएगा, सुबह जो हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, क्या था? मैंने क्या कहा था कि मेरा झुकाव थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ है। 41,209 बाइसेक्ट हो तो बाय कीजिएगा फॉर ए पॉसिबल टारगेट स्विंग ऑफ 41,510। इंट्राडे का हाई आशीष एग्जैक्टली वही है, 41,510। ये बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली हाई है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ या शॉर्ट कवरिंग स्विंग या मोमेंटम तभी आएगा, तभी आप दाव खेलिएगा, जब बैंक निफ्टी 41,510 के क्लस्टर को बाइसेक्ट कर दे। मैं यहां पे हमेशा बात आंकड़ों पे करता हूं, याद रखिएगा। 41,500 की बैंक निफ्टी की कॉल कल क्लोजिंग बेसिस पे जो ओआई कमांड कर रही थी आशीष, वो था करीब करीब 22,33,000 का। यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा ओआई होता है। तो नेक्स्ट स्विंग मार्केट में, चाहे वो अब 10 से लेकर 1230 के बीच में आए, या फिर 1230 से 130 के बीच में आए, या फिर 130 से आपका 330 के बीच में आए, वो आएगा बैंकिंग की लीडरशिप में ही, और वो है 41,510 इस जोन के ऊपर। उस लेवल पे नजर रखिएगा आशीष। वही मॉर्निंग स्ट्रेटेजी का सबसे क्रिटिकल पार्ट था। 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइज, दैट्स ह्यूज। वही एक माइलेज क्रिएट करेगा सेकंड हाफ के लिए आशीष। बढ़िया, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट लेवल्स अब सेकंड हाफ के लिए। निफ्टी के 50 में से 49 स्टॉक्स इन ग्रीन, सिर्फ एक ग्रासिम रेड में, और ग्रासिम के भी पीछे रीजन है। ग्रासिम का एक ग्लोबल पीयर है, लेंजिंग ग्रुप। उसने अभी कुछ देर पहले अपडेट आया है कि अपनी गाइडेंस को सस्पेंड कर दिया है, ये कहते हुए कि एक ड्रास्टिक डिटेरियोरेशन हो रहा है मार्केट एनवायरनमेंट में इस करंट क्वार्टर में, और इसके चलते हम अपनी गाइडेंस को सस्पेंड करना है। सिर्फ उसका ओवरहैंग है शायद जो यहां पे ग्रासिम लाल निशान में, अदरवाइज चौतरफा तेजी, बढ़िया मूड। ऐसे बढ़िया मूड के बीच में हमारे साथ स्टूडियोज में इस समय अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के हिरेन वेद सर जुड़ते हुए। हिरेन सर, हाय, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सुबह और इनफैक्ट स्टूडियोज में जुड़ने के लिए। हिरेन सर, बढ़िया मूव। थोड़ा ऑफ लेट वोलेटिलिटी आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने एक तरफा बहुत तगड़ा उछाल आता हुआ देखा था जी,
पर जो 17,700 800 की ट्रेजेक्टरी पर कितना कंफर्ट भारतीय बाजारों को लेकर, ये हम लोग रोज आउट परफॉर्मेंस रेजिलियंस की बात छेड़ते तो रहते हैं, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि अभी लेंजिंग ग्रुप ने भी मेंशन करा कि दिक्कतें आ रही हैं। तो ये आउट परफॉर्मेंस कितनी सस्टेनेबल, निफ्टी को लेकर आप लोगों का कितना कन्विक्शन बना हुआ है, आउटलुक को लेकर क्या व्यू बन रहा है? जब तक लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, डाउट करते रहेंगे, तब तक रेजिलियंस बनी रहेगी। नहीं, इसका एक मेरे हिसाब से एक दूसरा कारण ये है कि भारत में एक तो भारत का जो मैक्रो है वो कई पिछले सालों से काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये ज़रूरत नहीं है कि अगर कहीं और अगर चैलेंजेस हैं तो वो चैलेंजेस इंडिया को भी आ सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंप्लीट डीकपलिंग हो सकता है, लेकिन पहले के मुताबिक जो ट्रांसमिशन ऑफ दोज चैलेंजेस जो हमारी मार्केट में होता था, क्योंकि एफआईआईज का महत्व बहुत ही ज़्यादा था उस समय 2007, 8, 9, 10 एफआईआई का निवेश लोकल निवेश से 3 गुना ज़्यादा था। अब इंडियंस का निवेश ऑलमोस्ट 2x हो गया है और मुझे लगता है अगले 2-3 साल में इंडियंस का निवेश 3x ऑफ व्हाट द एफआईआईज विल पुट इन। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे जो कपलिंग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपलिंग थी, वो शायद अब थोड़ी सी डीकपल हो रही है। और हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ है कंट्री की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम पिछले कई साल से अब कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स काफ़ी डीलेवरेज हो चुकी हैं, बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, और हम एक अर्निंग्स रिसेशन का पीरियड था 2011-12 से लेकर ऑलमोस्ट 2020 तक हमारा टोटल कॉरपोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा था। अब हम बॉटम आउट हो गए हैं और अब यहाँ से हमें लग रहा है कि एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो ये जो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है कि डिस्पाइट ऑल द बैड न्यूज़ ग्लोबली, मार्केट रेजिलिएंट है। ये इसीलिए रेजिलिएंट है क्योंकि मार्केट इन इट्स ओन विजडम ये डिस्काउंट कर रहा है कि आगे जाकर इंडियन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी सुपीरियर होंगी। तो आप ये जो सवाल उठाए जाते हैं, निफ्टी का वैल्यूएशन फिर बड़ा स्ट्रेच्ड हो गया, हम वापस 18K पे आ गए, तो आप कह रहे हो अर्निंग्स का मोमेंटम यहाँ से स्ट्रांग रहेगा, उसको डिस्काउंट करूं तो वैल्यूएशन जस्ट नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगे हो गए, क्योंकि हम लोग हमेशा ईएम्स के साथ ग्लोबल लैंडस्केप में कंपेयर करते हैं, हम हमेशा थोड़े महंगे नजर आते हैं। देखिए, ये जो कंपैरिजन है ईएम के साथ करते हैं, एक तो क्या है कि भारत हमेशा ईएम से एक प्रीमियम पे ही चल रहा था। अब हुआ ये है कि ईएम के बाकी काफ़ी सारे बड़े ईएम हैं जैसे चाइना वगैरह हैं, उनके फंडामेंटल्स और भी डिटीरियोरेट हो गए हैं। तो हालांकि अपना प्रीमियम थोड़ा और बढ़ गया है। और बाकी रही निफ्टी वैल्यूएशन की, तो मैं चलो गणित करते हैं। बिफोर कोविड निफ्टी था 12,000, आज है 18,000, राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 50% ऊपर है 2.5 साल में। अगर आप निफ्टी का ईपीएस मार्च 2020 का देखें तो वो था 441, और मार्च 22 जो कि अब 6 महीने पीछे गया, उसका ईपीएस था 740। तो 740 और 440 70% आपका अर्निंग्स ग्रोथ रहा, और निफ्टी तो केवल 50% ऊपर है। मेरा आर्ग्यूमेंट अलग है, लोग निफ्टी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है निफ्टी को तो अभी कैचअप करना बाकी है। ये सब मैक्रो एनवायरनमेंट की जो चिंताएं हैं उसकी वजह से आज निफ्टी यहाँ पे है। अगर ये सब चैलेंजेस नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 20-21 के आसपास होती, विच वुड हैव डिस्काउंटेड द 2 years ऑफ सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ। और अब ऐसा तो है नहीं कि इस साल और अगले साल अर्निंग्स नेगेटिव जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो कोई केस ही नहीं बन रहा है कि आप बताएं कि निफ्टी बहुत महंगी है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि 18, 19, 20 इन सालों में
जो ग्रोथ थी वो बहुत ही लॉपसाइडेड थी। सिर्फ 25-30 जो बड़ी कंपनियां थी वही मुनाफा कमा रही थी। आप अब देखें लास्ट 2 साल जो कोविड के बाद का समय है, उसमें जो टॉप 500 कंपनीज हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अर्निंग्स ग्रोथ को। तो जो ब्रेथ है वो बहुत ही इंप्रूव हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि लोग जो अभी हैं न्यूज़ में थोड़े से खोए हुए हैं। इन्फ्लेशन है, ये आपने पिछले 12 महीनों से इस मार्केट पे हर एक चैलेंज फेंका है और फिर भी मार्केट अगर सटीक यहाँ पे खड़ा है तो उसका कोई कारण होता है। आप कोई $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप की जो मार्केट है उसको तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। छोटे स्टॉक हम समझ सकते हैं जो इलिक्विड है, आप मैनिपुलेट कर सकते हो, भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पूरी मार्केट को तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, FIs को बेचना था 30-35 बिलियन डॉलर, उन्होंने भी बेचा, फिर भी मार्केट जहां है वहां है। तो मार्केट भी एक लैंग्वेज बोलता है, वो अगर आप समझ सको तो बेटर है। तो मेरे हिसाब से मार्केट की लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। मार्केट ये कहना चाह रहा है कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ और हम ये ढूंढ रहे हैं कि मार्केट क्यों नीचे जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा आर्गुमेंट। और ये हमारा डोमेस्टिक पैसा, हमारा आउटलुक, हमारी रेजिलियंस अपनी जगह पर, ये जब सबको पता है ये सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस का थोड़ा लैग के साथ इम्पैक्ट, वो कहा जा रहा था इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड हाफ में वो इम्पैक्ट इकोनॉमीज पे प्रोफाउंड होगा। ये अब तक तो डीकपल्ड की थ्योरी बढ़िया चली जी, पर ये ज्यादा दिन तक हम अलग चाल तो चल नहीं सकते, कभी ना कभी वी हैव टू कम। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक अपनी जगह, ये अगली छमाही जो आनी है थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, ऐसा मानूं क्या ये, या फिर ऐसा कोई कंसर्न भी नहीं होना नहीं, हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसकी अगर आप देखें अभी 1-2 महीने पहले जब निफ्टी 16 के नीचे तकरीबन 15,200 के आसपास गई थी, तब सबका अनुमान था कि ये 14 तो होना ही है। और कितनी फास्ट बाउंस बैक कर दी निफ्टी। तो मेरा ये मानना है कि अगर शायद अगले फ्यू मंथ्स अगर चैलेंजिंग भी रहें, अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, टेक्निकल रिसेशन आ जाए, शायद बाजार एक रेंज में पड़ी रहे, बट ऐसा कोई बड़ा मुझे बेयर मार्केट नहीं दिख रहा है इंडिया में। सो द केस इज ईदर वी गो अप और वी कंसोलिडेट इन अ रेंज। In my view, there is no case for a bear market in India, for sure, right? क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है कि बुल मार्केट ऐसे ही चलती हैं जब बहुत डाउट होता है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन अलग होता है, लोगों का सेंटिमेंट अलग होता है। ये सुनना चाहिए मार्केट क्या कह रहा है जी। मार्केट तेजी के मन में, जी, मूड में। अब मेरे लिए, हम सब रिटेल के लिए इशू ये है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जी। किसी को ये थीम, किसी को ये थीम, किसी को ये थीम, और सब लगता है सुन के कि सब अच्छा। तो आप लोग एल्केमी में कौन सी की थीम्स के थ्रू बाजार की आने वाली तेजी को राइड करना चाहते हो? क्या पसंद आ रहा है आपको? 3, 5 साल, 7 साल, जो भी टाइम होराइजन आपका है, क्या की थीम्स इमर्ज हो रही हैं? एक तो मुझे लग रहा है ऐसा कि एक समय आया है अब कि स्मॉल मिड कैप्स इन जनरल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि लार्ज कैप्स नहीं अच्छा करेंगे, लार्ज कैप्स भी अच्छा करेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जानी है तो लार्ज कैप्स भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपका 5 साल का व्यू है तो मुझे ये लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स, विद इन स्मॉल एंड मिड कैप्स काफ़ी सारे एरिया हैं, लेकिन एक एरिया जहां हमें तेजी लग रही है वो मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन उसमें खास करके ऑटो, डिफेंस, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड सम कंज्यूमर नेम्स विच आर वेरी स्पेशलाइज्ड, जैसे QSR है, होटल्स हैं। ये सारे जो सेक्टर हैं, मुझे लग रहा है कि अगले 3, 4, 5 साल में बहुत ही तेजी से ग्रो होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एज एक बड़ा थीम लेकर अगर आप चलें नेक्स्ट 3-5 साल, तो मुझे लग रहा है कि
वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्योंकि 10 साल 2000 तकरीबन 12 से लेकर 2020-21 तक हमने एक सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन था, लॉस्ट डिकेड जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम देख चुके हैं। अब पिछले 5 साल अगर आप कोविड, IL&FS, ये सब तकलीफ़ें, यूक्रेन वॉर, अगर ये सब तकलीफ़ें आप झेल चुके हैं और सर्वाइवर हैं, तो आगे के 5, 7, 10 साल इज़ अ गोल्डन पीरियड इन माय व्यू। तो मुझे लग रहा है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं हर एक सेक्टर में, उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी अच्छी कंपनियां मिड कैप स्पेस में। जी। अजय, ये जो कैपिटल गुड्स की तेजी आ रही है, दरअसल इसी मैन्युफैक्चरिंग थीम को राइड करने के लिए वो कैपिटल गुड्स उछाल दिखा रहा है। एग्जैक्टली। और ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आप लोग बुलिश क्यों? क्या आपने वाकई कोई ग्रीन शूट्स इमर्ज होते हुए देखे, या फिर आप लोग बेट कर रहे हो China +1 हुआ, वो आत्मनिर्भर हुआ, वो PLI स्कीम्स हुई, ये सब टेलविंड बनेंगे आगे या एक्चुअली बनना शुरू हो चुके हैं? ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। हाँ। और ये दिख रहा है कैपिटल गुड्स कंपनीज की ऑर्डर बुक में। ये सिर्फ प्राइस के उछाल की वजह से नहीं हो रहा है। और आप देखें तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन या ऑटो इंडस्ट्री में, कि जहां पे आप इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है आपका जो पेट्रोल डीजल पे चल रहा है, वो अगले 10 साल में उसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको हाइब्रिड और ईवी में। तो उसके लिए नए प्लेयर ऑलरेडी आ गए। कहाँ थे पहले? तो 2 व्हीलर्स में 4 ही तो कंपनियां थी, लेकिन अब 10 कंपनियां, 12 कंपनियां हो गई ईवी में। तो ये जो नए सेक्टर खुल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, डिफेंस है, जब सुजुकी और ह्युंडई इंडिया आए तो उन्होंने एक बड़ा कंपोनेंट इकोसिस्टम खड़ा किया। कितनी सारी एंसिलरीज कंपनियां बड़ी हुई, राइट? सुंदरम फास्टनर्स, भारत फोर्ज, आप मतलब 50 कंपनियां गिन सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, इन सब में भी एक अपना इकोसिस्टम बनेगा। कोई एक ही कंपनी बड़ी नहीं होगी। तो HAL है, BEL है, BDL है, ये जो सारी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं वो तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन उनके साथ काफ़ी सारी स्मॉल एंड मिड साइज इंजीनियरिंग कंपनीज उनके साथ जुड़ेंगी, जो कोई पार्ट्स बनाती होंगी उनके लिए, उनको सप्लाई करती होंगी। जैसे ऑटो एंसिलरीज ने पार्ट बना के ऑटो कंपनीज को सप्लाई किया। तो एक पूरी सप्लाई चेन बनेगी और ये एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग और चैलेंजिंग है कि कैसे स्मॉल एंड मिड कैप में इस थीम पे खेला जाए और कैसे ये कंपनियों को देखा जाए। हिरेन साहब बिल्कुल सही, लेकिन जब हम हमारी रिटेल की मानसिकता, जो आप पॉकेट्स कह रहे हो, कोई कैपिटल गुड्स, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई स्पेशलिटी केमिकल्स, कोई होटल्स, जी, QSRs, जी, जब मैं चार्ट खोलता हूं तो लगता है सारी तेजी तो ऑलरेडी आ गई। ये देखने का नजरिए गलत है। मतलब ये एक दशक के अंडर परफॉर्मेंस के बाद जब हम उभर रहे हैं तो इसको बड़े गेम के तौर पर ट्रीट करूं, मैं बड़ी थीम के तौर पर ट्रीट करूं, ऐसा नहीं देखूं ये 10 का 20 हो गया, अब कहानी खत्म हो गई। देखिए, ये अगर 10 का 100 होना है तो पहले 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 50 होगा, 50 का 70 होगा। तो हर लेवल पे हमें लगेगा कि ये तो अब बहुत हो गया, अब इस भाव में मैं इन्वेस्ट करूं। हाँ, लेकिन ये एक रिटेल भी जानता है और जानना चाहिए कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। बेस्ट ऑफ द ग्रोथ कंपनीज भी अपने लाइफ साइकिल में फ्रस्ट्रेट करती हैं। कई बार 1-1.5 साल स्टॉक नहीं चलता, कई बार 20-30-40% की करेक्शन भी आ सकती है। अब अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें, 2010 जब हमने निवेश किया था उसमें, तब मार्केट कैप था 1400 करोड़ और पहले 2-3 साल तो कोई खास रिटर्न ही नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी उसको पकड़े रहे। क्यों पकड़ा था आपने उस टाइम पे 2010 पे 1400 करोड़ की कंपनी को? इसलिए पकड़ा था क्योंकि जब भी एक बड़ी क्राइसिस आती है जो किसी इंडस्ट्री को हिट करती है, और 2008-9 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने बैंकों को बहुत हिट किया था, खास करके रिटेल लेंडर्स,
तो काफ़ी सारे रिटेल लेंडर्स तो मैदान छोड़ के भाग गए। जीई कैपिटल था और आईसीआईसीआई बैंक भी तभी लेंड कर रहा था। काफ़ी लोगों ने अपनी रिटेल लेंडिंग बंद कर दी क्योंकि बहुत नुकसान हो गया उनका 08-09 में। और हमेशा जब ऐसा डिसरप्शन होता है तो कोई नए प्लेयर उभर के आते हैं जिनका कोई बैक हिस्ट्री नहीं होती, उनका कोई बैगेज ऑफ द पास्ट नहीं होता। तो हम जब पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ये देख रहे थे कि अगर कंजम्पशन को बूस्ट किया गया था उस समय, क्योंकि तब एक्साइज ड्यूटी काट दी थी ऑटो में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, तो हमें लगा कि बहुत एक कंज्यूमर बूम आ जाएगा इसकी वजह से। तो हमने कहा कि या तो हम डायरेक्ट कंज्यूमर कंपनी खरीदें, या जो ये छोटे छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फंड करता है, जिसको लेंडिंग करता है, उसी तरीके से भी खेल सकते हैं। दैट इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ प्लेइंग दिस ट्रेंड। और तब हमने देखा कि बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल था वो बाकी बैंकों से बहुत ही अलग था। उन्होंने अपना एक व्यक्ति हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में बिठा रखा था। उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी लेकर फिर अगर कोई कस्टमर आता है उसको 20 मिनट में या आधे घंटे में लोन देके छूटा कर देते थे। मुझे यस, राइट, हमारे मुंबई में बहुत हुआ ऐसा। और बैंकों, अगर आप बैंक के पास जाएं तो वो आपको 2 हफ्ते तक आप चक्कर काटो। तो हमने देखा कि ये एक यूनिक प्लेयर है, ये कोई इनोवेशन ला रहा है। और तब मैं राजीव जैन साहब से मिला था और मुझे लगा कि उनका विजन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उस स्टोरी को उभरते उभरते 2010 से लेकर तकरीबन 4 साल हुए और 14-15 के बाद लोगों को समझ में आया कि ये कंपनी क्या है। तब तक इग्नोर्ड थी, लेकिन फिर भी 2 बार बड़े करेक्शन आए। एक बार 2013 में जब अपनी, एक बार हाल फिलहाल का, और एक बार कोविड के टाइम पे। तो ऐसा है कि अगर आपको चीकी सिंगल लेने हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग गेम खेलनी है, जो कि अगर बड़ा पैसा बनाना है, और अगर आप ले बेच करते बजाज फाइनेंस में, तो वो तो कितनी बार डबल हुआ, क्योंकि 12 साल में वो तो 125x हो गया। तो अगर आप हर डबलिंग पे बेच देते तो आपके पास कहीं शेयर ही नहीं रहता वो। लेकिन हर कंपनी भी बजाज फाइनेंस नहीं होती, ये भी हमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक कंपनी है। कभी 8-10 साल में ऐसी एक आध 2 कंपनियां निकलती हैं जो बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर होती हैं। बट कहने का तात्पर्य ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड जो है वो बहुत बड़ा है। ये जो डबल हुए हैं स्टॉक, या डबल से ज़्यादा हुए हैं, ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन ये आप अगर दे फटाफट ले फटाफट करने जाएंगे तो उसमें हाथ से शेयर निकल जाएगा, और ये सब शेयर करेक्ट भी कर सकते हैं 10, 20, 25%। तो ये भी मान के चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बड़ा ट्रेंड खेलना है और बड़ा पैसा बनाना है, तो इसमें निवेश करके, इसको घड़ी घड़ी ले बेच ना करके बैठना चाहिए। बट आप बोलेंगे फिर मेरा चैनल कैसे चलेगा? नहीं, पैसा बन जाए हमारा वैसे ही चलने लगेगा, लोग जुड़ ही जाएंगे हमारे साथ। बड़े बढ़िया है। तो मिड कैप स्मॉल कैप, हिरेन सर जाते जाते फिर ऐसा कोई बजाज फाइनेंस आज वाला है क्या? देखिए, मैं इंडिविजुअल नाम्स तो बात नहीं कर सकता क्योंकि ये अलाउड नहीं है, पर मैंने ब्रॉड सेक्टर्स तो बता दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसमें कोई भी एक आध 2 अच्छी कंपनी हर एक सेक्टर में, डिफेंस में हो, स्पेशलिटी केमिकल्स में हो, ऑटो में हो, ग्रीन एनर्जी में हो, QSR में हो, होटल्स में हो, जो अच्छी कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, डेट ठीक है, आज भी अगर आप निवेश करेंगे तो मुझे लग रहा है 3-5 साल में अच्छा रिटर्न मिलेगा। मजा आ गया सर आपसे बात करके। आते रहा करिए। हिरेन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और ये रही बढ़िया राय बाजार को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपने दिमाग के चाक्षु खोलने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इस पर बातचीत। लेकिन चलिए क्विकली निफ्टी दिखा दी एक बार स्क्रीन पे। 240 अंक मजबूत, और हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बंग से विकास सालुंखे जुड़ते हुए। सॉरी, थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं सचिन और विकास, लेकिन 10 के दमदार ट्रेड सचिन कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मुझे लग रहा है एक रिपीट सेशन नजर आ रहा है। आई थिंक 30 अगस्त भी एक ट्यूसडे था, एंड उस दिन भी ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई थी।
तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर था, मुझे लग रहा है निफ्टी में एक काफी बड़ी डायनामिक मूव यहाँ पर अनलॉक हो रही है। तो 18,000 के आसपास के स्विंग्स की एक्सपेक्टेशन होगी, जहां पर मुझे लग रहा है वापस बैंक्स का कंट्रीब्यूशन काफी अहम होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक, आई थिंक ये पर्टिकुलर बैंक हमने कल के सत्र में छोड़ दिया था, जहां पर हमने एक ट्रेड सेटअप नहीं डिस्कस किया था अपने शो पे। तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है। वीकली चार्ट पे भी इसने अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर बिल्टअप हो रहे हैं, मुझे लग रहा है लगभग 930 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 911 पे एंड खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक में। एंड जो सेकंड पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ, जो बेसिकली एक वीकनेस थी, आई थिंक आज के सत्र में आईटी का कंट्रीब्यूशन काफी अहम हो चुका है। काफी सारे पॉकेट्स में टर्न अराउंड नजर आ रहे हैं, रिवर्सल्स नजर आ रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है वहां पर HCL टेक का डेटा पिछले 3 हफ्तों से काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। तो जिस तरीके से मंथली चार्ट पे यहाँ पर लगातार बुलिश हैमर फॉर्मेशंस थे, 900 के आसपास का जो बिल्टअप था, वो बिल्टअप पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस जता रहा है अभी भी। एंड उसी पर्टिकुलर बिल्टअप के आसपास एक होमिंग पिजन, जो एक रेयर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन है, वो एग्जिबिट हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो एक रिबाउंड हुआ है वो काफी सस्टेनेबल होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है HCL टेक के फ्यूचर्स में 945 के टारगेट के लिए 906 के स्टॉप लॉस के साथ। संक्षेप पे रखिएगा। आई थिंक मेरा सारा का सारा ध्यान इसी स्टॉक में था। इनफैक्ट आईटी का पुल बैक अब स्ट्रांग होता हुआ, आईटी इंडेक्स अब करीब 480 अंक ऊपर। एक और ऐड करिएगा स्टॉक यहाँ पे सचिन, लुक एट टेक महिंद्रा 1021 पे। जब भी पुल बैक होता है आईटी में, इस पुल बैक को लीड करता है टेक महिंद्रा। लगे हाथ, इसको भी अगर आप देखें मेंशन कर दीजिएगा। 1061 का स्तर है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब 1077 पे। इस पर आपकी राय? जी वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जरूर एक रिबाउंड होना ही चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है आज का जो स्विंग लो बना है 1050 के आसपास का, वो काफी ड्यूरेबल है। एंड ऊपर मुझे लग रहा है 1080 के आसपास इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां तक तो एक स्विंग जरूर बन सकता है। जो इम्पैक्ट है या मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 1065 के ब्रेकआउट पे जरूर नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही सलाह। जी हाँ, 1065 पे नजर रखिएगा। बिल्कुल सही कहा सचिन ने। 1065 अगर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा। आज आईटी की थीम है शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। विकास, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका कन्विक्शन कॉल, 2 ट्रेड्स आपके। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आशीष जी। देखो, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक यहाँ पे बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ऊपर में 17,970 18,000 के आसपास एक बाउंस बैक कैरी कर सकता है। इसमें मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 162 के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव रीजन यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट पे आप देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। ऊपर में 172 का टारगेट यहाँ पे अशोक लेलैंड में आते हुए देखने मिल सकता है। 158 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और दूसरा मुझे लगता है कि बैंकिंग में फेडरल बैंक है, यहाँ पे हमने देखा है कि 124 125 ये जो यहाँ पे एक रेजिस्ट ले रहा था, आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 124 के ऊपर। तो मुझे लगता है 132 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक यहाँ पे बाय करके जा सकते हो। 120 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दोनों भी मुझे लगता है कि एक मोमेंटम जो है वो मार्केट में इन दोनों में भी देखने मिल सकता है। तो दोनों भी मेरे बाय साइड में रहेंगे। चलिए, ये हैं 10 के दमदार ट्रेड्स और दिखाइए स्क्रीन पे कल पूछा हुआ सवाल। वो एक गाड़ी की इमेज आई थी और पूछा गया था इस गाड़ी में ये गाड़ी खास क्यों है? वीरू, क्यों खास है ये गाड़ी? आशीष, मैं तो नहीं गेस कर पाया। हालांकि मुझे दरवाज़ा जो है उसका अटैचमेंट अगर आप देखें पिलर साइड है। मुझे तो बस स्क्रीन पे देखने में ये लग रहा है, बाकी कुछ नहीं आशीष। मैं नहीं पढ़ पाया इसको, मतलब ढूंढ ही नहीं पाया फ्रेंकली स्पीकिंग। वीरू, पता है आपने एक कंपनी का नाम सुना है, अभी चर्चा में भी आई थी जब वीरेंद्र सर से बात कर रहे थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस देश की आज की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। डिफेंस, दरअसल ये कार HAL के पोर्टफोलियो की एक कार है। ये कार जो आपकी स्क्रीन पर है, इस देश की पहली इंडिजिनसली डिजाइंड और प्रोड्यूस्ड कार है। इसका पहले तो बता दूं सही आंसर, जैसे ही सवाल पूछा था मैंने, एक सही आंसर आया, वो हेमंत पुरंदरे साहब ने आंसर दे दिया था। HAL के पास ये कार थी, इस कार का नाम है पिंगल।
1950 में इंजीनियर पिंगल मधुसूदन रेड्डी साहब ने इस प्रोटोटाइप को बनाया था, और क्योंकि उनने बनाया था, प्रोटोटाइप का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, पिंगल, क्योंकि वो डिजाइनर थे इस कार के। ये कार खास तौर पे इंडियन रोड्स के लिए बनाई गई थी, और HAL ने इसकी कॉस्ट बहुत कम रखी थी उस समय। पर ये कार दरअसल कभी प्रोडक्शन में आई नहीं। HAL चाहता था कि 7000 कार्स की कैपेसिटी खड़ी करी जाए। 1970s में इसने केंद्र सरकार को कन्विंस करने की कोशिश करी कि हमें इसके लिए सेटअप करने के लिए प्रोडक्शन लाइन के कुछ पैसा कैपिटल दीजिए। यह कार जो एक रेवोल्यूशन हो सकती थी इस देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय की रिफ्यूज कर दिया था इस प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो जो कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शायद एक रेवोल्यूशन हो सकती थी HAL की तरफ से, देश की पहली इंडिजिनस कार, वो दरअसल कभी प्रोडक्शन में वीरू आई नहीं। और ये इंटरेस्टिंग का वो जो आप लोगो कह रहे थे ना कल, वो लोगो दरअसल HAL, आज भी लोगो ग्लोब में ऐसी लाइंस हैं, पुराना लोगो यही था, ये HAL का लोगो है दरअसल। यार मुझे तो टोयोटा जैसा लग रहा था। तो हो सकता था टोयोटा बन जाती है HAL किसी जमाने में, लेकिन उस टाइम में फंड किया नहीं गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये जो कार बनाई गई थी नीरज, जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब बैठे हुए, आपको एक इमेज भी नजर आएगी, ये हैदराबाद के म्यूजियम में रखी हुई थी। हाँ। 2017 में गायब हो गई, कहा गया भाई चोरी हो गई। तो आज इस देश में इस कार का कोई इंस्टेंस नहीं, हमारे पास सिर्फ तस्वीर रह गई है, हमारे पास ओरिजिनल कार भी नहीं है। चोरी हो गई कार, चोरी हो गई, चोरी हो गई HAL की हैदराबाद के म्यूजियम से। तो आज हमारे पास इस कार का कोई नामो निशान नहीं। भाई जो ले गया हो, अगर वो शो को देख के सुन रहा हो तो प्लीज, गलती का एहसास हो गया तो वापस ले आओ भाई। इतनी आइकॉनिक चीज है, और वापस वहीं पे पहुंचा दें। क्या मतलब, इतनी जबरदस्त चीज है ये। मतलब बताओ, गाड़ी गायब हो गई, फोटो बची है। HAL कार बना रहा था, अच्छा आपकी बढ़िया कार थी वीरू, 1950 में डिजाइन था यार। अच्छा, आज का सवाल बताओ। मैं ये सोचा था 1950 में अगर आप देखें अप्रूवल मिल गया होता तो आज ये कहाँ होती है आशीष? कैसा? पर हो सकता है अच्छा फिर क्वेश्चन। एयरक्राफ्ट नहीं बना अच्छा, रहे आज का होते, सवाल कार है। में कार busy भी रहते हैं। ये भी हो सकता है। खैर, आज का सवाल आशीष बहुत सिंपल सा है। हमें सवाल सिंपल सा है, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से इसका पेचीदा होगा। दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा पिरामिड्स हैं? सुबह सुबह पिरामिड्स दिखते हैं, वो वाले पिरामिड्स नहीं, पिरामिड्स। वाकई अगर आप देखें जो पिरामिड्स होते हैं वो वाले। सबसे देश में कौन से ज्यादा पिरामिड्स हैं? इजिप्ट होगा। तो ये तो ट्विस्ट होगा, तभी इजिप्ट नहीं है। हाँ, इजिप्ट बड़ा कॉमन है, इसलिए ये नहीं हो सकता। एक तो वीरू की मॉर्निंग कमेंट्री में पिरामिड बहुत होते हैं, और एक इजिप्ट में होते हैं। ये तीसरा कोई आंसर है जो ढूंढ के लाना है। चलिए भाई नीरज जी, ओवर टू यू। ये आंसर ढूंढ के कल मुलाकात होगी। गूगल बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। अभी ढूंढना शुरू, पर नहीं, आजकल जरूरत नहीं पड़ती, ट्विटर वाले सब भाई लोग हमें बता देते। ये वाला जवाब मैंने ही पढ़ा था, किसी ने जो आप हेमंत ने नाम ले लिया, अपने तारीफ थी उन्होंने, बताया था कि वो बिल्कुल बकायदा लिख के कि मधुसूदन मिस्त्री ने किया ये किया। चलो अब इसको ही ढूंढते, पिरामिड सबसे ज्यादा कहाँ है। थोड़ा लेट हो गए आपकी तैयारी। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। और बाजार तो बढ़िया जबरदस्त 750 पॉइंट की मजबूत रैली। मैंने कहा था ना आपसे कि यूएस हम लोग डिकपल्ड हैं, उधर कुछ भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मूव बन रहे हैं आज, लगता है एकदम तैयारी हो रही है शाम तक की बढ़िया वाली, और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ भी हो रहा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं भाई ट्रेडर्स हॉटलाइन, और सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां।